Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is शैलेंद्र द्विवेदी. I teach physics. तो बच्चों आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना. केटीजी लेक्चर नंबर 2, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और यही हेडिंग भी शायद हमारी है और यही हेडिंग पढ़ना भी है. यस, उसकी अजम्पशन हमने बात किया था. अजम्पशन सीखने जा रहे हैं. अजम्पशन का मतलब ये होता है जो कि एज्यूम किया गया है. तो एज्यूम किसके लिए किया जाता है मालूम है? जो गैस एज्यूम हो, मतलब जो कभी गैस हो ही ना, मतलब वो गैस है ही ना इस यूनिवर्स में, उसे हम इमेजिन किए हो जिसे, उसके बारे में एज्यूम करेंगे. और एज्यूम करना ही क्या है? अजम्पशन है, मतलब मानना है. तो हम लोग किसके लिए बात करेंगे? अब आप लोग धीरे धीरे कुछ समझ रहे होंगे. किसके लिए? कौन सी गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए. आइडियल मतलब जो दुनिया में है ही नहीं, है कि नहीं? आइडियल मतलब परफेक्ट. तो उस गैस के बारे में अजम्पशन, मतलब कौन सा अजम्पशन? काइनेटिक थ्योरी. काइनेटिक मतलब मोशन, थ्योरी मतलब समझते हैं आप लोग, रूल्स, प्रिंसिपल. तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं, तो उस मोशन से रिलेटेड थ्योरी, प्रिंसिपल्स या रूल्स पढ़ने हैं. वो हमें अजम्पशन, मतलब वही हम मान करके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना. यही है केटीजी. तो ये आइडियल गैस के लिए है. तो पहले हम सबसे पहले आप लोग से बात ये करेंगे, जो ये होल यूनिवर्स है या कोई भी मटेरियल है वो किससे मिलकर बना है? होल यूनिवर्स या कोई भी मटेरियल है किससे मिलकर बना है? तो आप कहोगे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. एम आई राइट? उस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल. क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स, या कभी कभी एटम भी कह देते हैं. क्यों एटम कह देते हैं? क्योंकि कभी कभी कुछ गैसें होती है ना, 2 एटम मिलकर, 3 एटम मिलकर, 3 एटम 4 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, है ना. तो उसे हम एटम भी कह सकते हैं. और कुछ मटेरियल जिसमें कई एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना है तो उसे हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं. तो फाइनली हम उन पार्टिकल का नाम क्या रखते हैं? मॉलिक्यूल रखते हैं. बहुत छोटा सा पार्टिकल जिसे हम अपनी खुली आंखों से, नेकेड आई से नहीं दे सकते, वो क्या है? पार्टिकल है. उसे पार्टिकल का नाम है मॉलिक्यूल, है ना. क्या नाम है? मॉलिक्यूल. तो सभी जब मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, तो क्या हमारा गैस मॉलिक्यूल से नहीं मिलकर बना है? वही मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके मोशन के बारे में स्टडी करना है. अच्छा, क्यों मोशन करना है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार फ्लो करते रहते हैं. क्या करते रहते हैं? फ्लो. अगर आप थोड़ी सी भी गैस यहाँ छोड़ दीजिए, मतलब स्प्रे से, मान लीजिए कोई गैस है, एलपीजी गैस है, आपने रेगुलेटर ऑन, मान लो सिलेंडर रखा हुआ है, रेगुलेटर आपने ऑन कर दिया, देखो पूरा भी कमरा महकने लगेगा. ऐसा क्यों हुआ? कि सभी मॉलिक्यूल बहुत हाई स्पीड से फ्लो कर जाते हैं, मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, है कि नहीं. मतलब ये कन्फर्म है कि गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में है. किस में है? मोशन में है. और जब गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में है, तो क्या आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं होंगे? होंगे ना. तो वही आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में है, और उनके पास मोशन के साथ साथ जिस वेसल में रखा जाएगा, उस कंटेनर में गैस का, उसका अपना प्रेशर होगा, बोलो होगा, कुछ न कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ एनर्जी होगी. उन सब बातों पर चर्चा करेंगे. क्लियर? तो यहां से अब जो भी आप लोग पढ़ेंगे, सब क्या, सब कौन सी गैस के बारे में जान रहे हैं हम लोग? आइडियल गैस. जो भी अजम्पशन सीख रहे हैं वो क्या है? आइडियल गैस. तो पहला इसमें जो पॉइंट बनेगा, आप लोग लिखेंगे कि ऑल गैसेस, मतलब आइडियल गैस, ऑल गैसेस आर मेड बाय मॉलिक्यूल्स.
मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ऑल गैसेस आर मेड बाई मॉलिक्यूल्स। चलो ठीक है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ये तो बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनता है कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब जैसे कि हमारा ये है पेन है ना, इलास्टिक भी होते हैं और आइडेंटिकल इन स्फीयर्स होते हैं, मतलब ये स्फीयर शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं, और सबका शेप स्फीयर होता है, मतलब ये आइडेंटिकल होते हैं शेप में, है ना। these molecules are rigid comma elastic and spherical shape ब्रैकेट लिखेंगे एज आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है ना। इन ऑल रेस्पेक्ट फॉर गिवन गैस, किसी गिवन गैस के लिए मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, रिजिड, इलास्टिक और स्फेरिकल शेप होते हैं एज आइडेंटिकल स्फीयर, और एंड फॉर डिफरेंट शेप होता है डिफरेंट गैस के लिए, ठीक है ना। ये चीज डिफरेंट शेप होगा डिफरेंट गैस के लिए, क्लियर। दूसरी बात, तीसरी पॉइंट ये है, इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते रहते हैं। all molecules are in state of random motion, किस में होते हैं, सभी रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है ना। एजम्पशन बहुत है इसमें, एजम्पशन बहुत है, अगर लिखा है तो 15-20 पॉइंट बन जाएगा, लेकिन हम वो पॉइंट्स दिखाएंगे जो कि बहुत जरूरी है। ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन में है तो कौन सी एनर्जी होगी, मोशन के दौरान कौन सी एनर्जी होती है इनमें, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें लिखेंगे क्या, एनर्जी ऑफ गैस molecules is काइनेटिक एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी है, जो भी एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर आप कहीं एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, वो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी भी हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल कहाँ से होगी, ठीक है ना। ये आइडियल गैस की बात हो रही है, ठीक है। कितने हो गए पॉइंट्स, 4। फिफ्थ पॉइंट्स, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इन मॉलिक्यूल्स को मान लो एक विसल, इतना बड़ा विसल है, बड़ा सा विसल है, इतने विसल में रखा गया है, ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा गैस अगर हम इसमें इंसर्ट कर देते, भर देते हैं, तो गैस पूरी विसल में फैल जाएगा। तो कोई अगर आपसे पूछे गैस का वॉल्यूम कितना होगा, तो जितना विसल का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम किसका होगा। अगर वही गैस बड़े से कंटेनर में रख देगा तब कितना होगा, वॉल्यूम वेरी कर जाएगा, चेंज हो जाएगा है कि नहीं।
अगर उन मॉलिक्यूल्स को हम किसी तरीके से एक छोटे से डिब्बी में रख देता, इतनी बड़ी डिब्बी में ही रख सकते हैं ना, सारे मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस दबा 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 करके क्या करेंगे, एक छोटी सी डिब्बी में रख दे, इतने बड़े डिब्बी में, तब भी गैस आ गया, तब भी वॉल्यूम क्या हो गया। तो हमने मान लो बहुत छोटे से प्लेस में सारे मॉलिक्यूल्स को क्या किया, रख दिया, तो वो जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा, वो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा। मतलब जो छोटी डिब्बी हमने सारे मॉलिक्यूल्स को खींच तान करके कैसे भी करके एक छोटे से प्लेस में, एक छोटी सी डिब्बी में भर के रख दिया, तो उन मॉलिक्यूल्स का जो गैस का वॉल्यूम होगा, वो गैस का वॉल्यूम नहीं होगा तब, क्योंकि हमने उसको बड़ी मेहनत से, बड़ी जद्दोजहद करके उसको हमने क्या किया है, उसमें रखा है, कड़ी मेहनत से बहुत प्रोसेस अप्लाई किया। तो हमने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स को काउंट करके मॉलिक्यूल्स को क्या करके इकट्ठा किया है, तो वो किसका वॉल्यूम कहा जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा, है ना, लेकिन वो गैस का वॉल्यूम नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखेंगे कि अच्छा, उसका जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा वो पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। एम आई राइट। तो पांचवा पॉइंट यही बनेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible as compared to volume of gas, negligible as compared to volume of gas, ठीक है ना। कितने पॉइंट्स हो गए, 5। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें। 6 नंबर, गैस के मॉलिक्यूल्स ऑल डायरेक्शन में ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ठीक है ना। गैस मॉलिक्यूल्स मूव in all directions with all possible velocities, क्लियर ना। गैस के मॉलिक्यूल्स सभी डायरेक्शंस में जितने भी पॉसिबल वेलोसिटी बन सकती है, उन पॉसिबल वेलोसिटी से क्या कहेंगे, मूव करेंगे। पॉसिबल का मतलब क्या है, यहां पे नहीं समझा रहा होगा। पॉसिबल का मतलब ये होता है, अगर आप जितनी प्रोबेबिलिटी आपकी इस डायरेक्शन में है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी इस डायरेक्शन में होगी और उतनी ही इस डायरेक्शन में होगी। मतलब दैट इज कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोशन ऑफ molecules in different directions is same, क्या होगी, सेम होगी। ये मतलब है इसका, probability of motion of molecules in different direction is same, ठीक है ना। ये है सेंस पॉसिबल वेलोसिटी का मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी एक्स में जाने की है, उतनी प्रोबेबिलिटी वाई डायरेक्शन में, उतनी ही जेड। यही 3 डायरेक्शन होते हैं ना। रैंडम मोशन कर रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड में जरूर जा रहा है ना। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लो किसी इंस्टेंट पे गैस मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, सपोज करो
मान लो कोई गैस मॉलिक्यूल्स v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, तो ये जितनी प्रोबेबिलिटी इसकी x में जाने की होगी, x एक्सिस में, उतनी प्रोबेबिलिटी y में होगी और उतनी प्रोबेबिलिटी z में भी होगी, तीनों डायरेक्शन में। और इन तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल होगी। जब प्रोबेबिलिटी सेम है तो अगर वेलोसिटी इसमें vx है, हमने मान लिया, इधर vy इधर vz, तो यहाँ vx और vy और vz क्या होंगे? सेम होंगे। तीनों डायरेक्शन प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है ना? विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो vx vy vz तीनों डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल। अब ये किसके इक्वल होंगे? तो क्या हम इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? v को, जो हमने रैंडमली v माना है, अगर इस v को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? बोलो। अगर मैं इस v को मैं लिखूं वेक्टर v, कोई पूछा आपसे वेक्टर v कितना होगा? ये v तो मैग्नीट्यूड है, ये v क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर v कितना होगा बेटा? आप कहोगे vx i कैप vy j कैप प्लस vz k कैप, यही कहोगे ना? बोलो। अगर मैं कहूं ये रैंडमली v है तो इसका वेक्टर फॉर्म ये बनेगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर v। बोलो, ऐसे निकालते हैं मॉड मैग्नीट्यूड। ये v हो जाएगा सिर्फ, और अंडर रूट में क्या आएगा? इसका स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर और प्लस vz स्क्वायर। बोलो, यही होगा। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर दे। क्या कर दे? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, है ना? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? तो v स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। अच्छा, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं अगर यहाँ पे vy और vz के प्लेस पे vx पुट कर दूं, या सब जगह vy पुट कर दे, तो क्या होगा? जल्दी बताओ। तो v स्क्वायर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3vx स्क्वायर। बोलो, आएगा? बोलो। तो vx स्क्वायर कितना होगा यहाँ से? ये आएगा 1/3v स्क्वायर। बोलो, आ जाएगा ना? और यही vy स्क्वायर भी होगा और यही vz स्क्वायर भी होगा। यही क्या हो जाएगा हमारा? vy स्क्वायर, vz स्क्वायर और vy स्क्वायर, है ना? सब कितना होगा? 1/3v स्क्वायर। मतलब जो हमारा यहां दिया हुआ है ना, ये v स्क्वायर है क्या एक्चुअल में? अगर मैं देखूं यहां पे, गौर करो ध्यान से, तो ये तीनों क्या है एक्चुअल में? मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये क्या है? ये भाई सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? यानी यहाँ पे vy स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? तो ये आ जाएगा 1/3v स्क्वायर, और vz स्क्वायर कितना होगा? ये भी 1/3v स्क्वायर होगा। मतलब किसी एक डायरेक्शन में अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो 1/3v स्क्वायर आएगा, किसी एक डायरेक्शन में, चाहे वो x में निकालोगे चाहे y में। और ये जो v स्क्वायर बार है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। क्या है ये? हाँ, क्लियर ना? मीन स्क्वायर। तो किसी एक डायरेक्शन में कितना होगा? 1/3v स्क्वायर। ओके। अब जब रैंडम मोशन करते रहते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स वॉल से भी टकराते हैं। किससे टकराते हैं? वॉल से। दीवार से टकराएंगे
तो टकराने पे क्या होगा, जिस मोमेंटम से जाकर टकराएंगे उतने ही मोमेंटम से क्या होते हैं, ये वापस आते हैं। मतलब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है। और इनका जो कोलिजन है यहाँ पे क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में आपने पढ़ा है मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है कोलिजन वाले में, इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा इसमें लिखिए, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन, ड्यूरिंग द random motion, during the random motion molecules collide with the walls, आपस में तो टकराते ही हैं, molecules collide with the walls of vessel। ठीक है, walls of vessel लिख लिया, लिख लिया। एंड रिटर्न with a changed momentum, return with a changed momentum, लिख लिया। and an equal momentum is transferred, equal momentum is transferred to the wall, ठीक है ना। मतलब जब वो रिटर्न होंगे तो जितना मोमेंटम उनका था उतना मोमेंटम वो ट्रांसफर कर देते हैं, किसको, वॉल को दे देते हैं। टकराया, इसे कोलिजन हुआ, टकराया यहाँ से, तो जिस मोमेंटम से टकराएगा उसी मोमेंटम को क्या करेगा, वो दीवार को ट्रांसफर कर देगा। मतलब दीवार जब मोमेंटम लेगा तो इसको क्या, वहाँ पर एक्शन होगा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा, एक्शन होगा वहाँ पे टकराने का। तो एक्शन क्या मिलेगा, उतना ही उसको रिएक्शन मिलेगा, तो उतना ही मोमेंटम से उसको वापस भेजता है। मतलब एक मोमेंटम में चेंजेस आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, a gas exerts pressure, a gas exerts a pressure, नेक्स्ट पॉइंट है ना, a gas exerts a pressure due to the continuous collisions, due to the continuous collisions of its molecules, of its molecules, its molecules लिखा, with the walls of vessel, लिख लिया। कितने पॉइंट्स हो गए, 9वां लिखिए, द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक एंड देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट, बिटवीन टू कोलिजन्स, between two collisions a molecule moves in a straight line path between two collisions a molecule moves in a straight line path
with a uniform velocity, with a uniform velocity. ठीक है, ये कितने assumptions हो गए आपके? 10 हो गए। मतलब जो लास्ट पॉइंट है आप लोग समझा अपने, जैसे एक कोलिजन हुआ तो एक कोलिजन टकराया तो मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, दोबारा कोलिजन हुआ तब भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है ना? एक कोलिजन मतलब ये सिर्फ वॉल से ही नहीं टकराती, वॉल्स के साथ साथ में आपस में भी टकराते रहती हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहां पे एक मॉलिक्यूल्स यहां पे है, एक मॉलिक्यूल्स यहां पे, एक मॉलिक्यूल्स यहां पे है। जब ये मान लेते हैं मॉलिक्यूल्स यहां से चला, यहां टकराया तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। फिर यहां से टकराया, इसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा, और फिर यहां से ये क्या होगा? ऐसे जाके टकराएगा ऐसे। तो ये 2 बार टकराएगा और दोनों जो है यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, और दोनों ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। जिगजैग पाथ कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जिगजैग पाथ नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना? और इनके बीच जो एवरेज डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो इन दोनों के बीच ये है एवरेज डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? हाँ, इसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। एक कोलिजन यहां पे हुआ, दूसरा कोलिजन यहां पे हुआ, 2 कोलिजन में जो एवरेज डिस्टेंस होता है जो ट्रेवल किया, इसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। 2 सक्सेसिव कोलिजन, लगातार जो कोलिजन हो रहा। ठीक है ना? तो ये थे अजम्पशन। कुछ अजम्पशंस बहुत हैं। ये एक इंस्टेंटेनियस कोलिजन होता है, इंस्टेंट कोलाइड करते हैं ये, है ना? मतलब कोलिजन में ज़रा भी टाइम नहीं लगता। एक कोलिजन हुआ, उसके जस्ट तुरंत बाद दूसरा भी कोलिजन हुआ। तो ये यहाँ पे जो कोलिजन होता है वो इंस्टेंटेनियस कोलिजन होता है। मतलब एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। एट वेरी स्मॉल टाइम, एट एनी स्टैंड पर ये क्या होता है? कोलाइड कर जाते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, साथ में विसल से भी टकराते रहते हैं। विसल है ना, कंटेनर, उसके वॉल से टकराते रहते हैं। टकराने में क्या होता है? वो मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं। जिस मोमेंटम से आते हैं उसी मोमेंटम को वो ट्रांसफ़र करते हैं वॉल को। फिर वॉल क्या करेगा? इनको वही मोमेंटम प्रोवाइड करेगा जब ये लौटने लगते हैं तो। ठीक है ना? तो मोमेंटम में चेंजेस कितना आएगा? उसका जस्ट डबल मोमेंटम आएगा चेंजेस में। क्लियर? तो यही थी अजम्पशन, और यही अजम्पशन का यूज करते हुए हम गैस के प्रेशर के लिए एक इक्वेशन फार्मूला डिराइव करेंगे। है ना? तो हेडिंग रहेगा एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस। एक गैस के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है? तो एक्सप्रेशन कैसे हम लोग देखेंगे इस चीज को, आइए समझते हैं। ये है आपका ठीक है, ये मान ली कोई विसल है क्यूब शेप का। किस शेप का? हाँ, क्यूब शेप का एक विसल है। क्यूब में इस साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना बेटा? इस साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये क्यूब है,
और क्यूब का जो लेंथ है वो हमने मान लिया कितनी है, L। ठीक है ना। और इस क्यूब में 3 डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं। कितने डायरेक्शन? एक डायरेक्शन में इधर दिखा सकते हैं, यहां से बोलो दिखा सकते हैं ऐसे, और एक डायरेक्शन इधर दिखा देंगे, और एक डायरेक्शन इधर दिखा देंगे। यह है आपका x डायरेक्शन, यह है y डायरेक्शन, और यह है z डायरेक्शन। ठीक है। इसमें 1 मोल गैस भरी हुई है। कितनी मोल गैस? 1 मोल गैस। जो ये हमारा एरिया है बेटा, ये वाला, ये जो वॉल्स का एक पार्ट हिस्सा है, इसका एरिया हमने कितना मान लिया? इसका हमने एरिया कितना मान लिया? एरिया ए मान लिया। कितना एरिया मान लिया? एरिया ए मान लिया इसका। यह है एरिया ए। ठीक है ना, यह है एरिया ए। अब कोई गैस मॉलिक्यूल्स मान लो यहां से जा रहा है, ऐसे टकरा रहा है, ऐसे बार बार आ जा रहा है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इधर टकरा रहे हैं, इधर टकरा रहे हैं, इधर टकरा रहे हैं, इधर टकरा रहे हैं। तो सब जगह गैस का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इस बात से एग्री हो? मतलब इधर भी गैस का प्रेशर नापेंगे तो भी वही प्रेशर मिलेगा जो इधर नापेंगे। जो इधर साइड में दीवार है, जो इस साइड दीवार है, जो इस साइड दीवार है, जो इस साइड दीवार है, इन सभी वॉल पे विसल के अगर आप प्रेशर मेजर करोगे, प्रेशर सब जगह सेम होगा। तो हमें प्रेशर वही कैलकुलेट करना है। तो कोई एक डायरेक्शन आपको चूज करना पड़ेगा। या तो हम इस डायरेक्शन देख लेते हैं, या तो वाई में, या तो जेड में। जेड मतलब ये वाला वॉल। तो ये प्रेशर कहाँ पड़ रहा है? उस विसल के वॉल में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? विसल के वॉल पर। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स वॉल से क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। भी आपने पढ़ा ना, किससे कोलाइड कर रहे हैं? वॉल से। तो हम ये मान लेते हैं इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n मॉलिक्यूल, स्मॉल n मॉलिक्यूल्स हैं। और ईच मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो स्मॉल m है, मान सकते हैं। और इस डायरेक्शन में मान लो x में जा रहा है कोई एक मॉलिक्यूल। हम एक मॉलिक्यूल्स लेकर चलते हैं। वो मॉलिक्यूल्स यहां से देखो स्टार्ट करता है मोशन, वो यहां से स्टार्ट करता है मोशन इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये जाएगा ऐसे, टकराएगा, देखो ऐसे से ऐसे जाएगा, टकराएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, यहां हिट करेगा वॉल से, हिट करके क्या होगा? फिर वापस लौटेगा। तो एक कोलिजन होगा, है ना। फिर दोबारा कोलिजन करेगा, फिर हिट करेगा, आएगा जाएगा। ऐसे सारे मॉलिक्यूल टकरा रहे जा रहे हैं, इधर भी टकरा रहे जा रहे हैं, इधर भी आ जा रहे हैं। ऑल डायरेक्शन में ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से कोलाइड कर रहे हैं। बोलो सही बात है। तो हमें कोई एक डायरेक्शन पकड़ के चलना है जिससे कि प्रेशर हमारा कैलकुलेट हो सके। भाई सभी डायरेक्शन अगर आप लोग लेके चलोगे तो कहां से कर पाओगे कैलकुलेशन, है ना। तो इसका एरिया हमने कितना मान लिया? कितना है? एरिया ए है। पूरा एरिया कितना है टोटल? हाँ, ए एरिया है इसका। ये लेंथ कितना है? L, और ये भी L इंटू L, L स्क्वायर। एरिया हमने इसका ए मान लिया है। एक मोल गैस है, n मॉलिक्यूल्स हैं। एक मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स? स्मॉल, और सबके मास स्मॉल m है। तो जब यहां से देखो, इस वॉल से जब इस वॉल तक जाएगा सामने वाला वॉल में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? L डिस्टेंस। बोलो, L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हिट करेगा। इसका मास कितना हमने मान रखा है बेटा? इसका मास हमने यहां माना है कितना? स्मॉल m। और ये जा रहा है x डायरेक्शन, तो वेलोसिटी क्या होगी? vx। पहला मॉलिक्यूल है इसलिए हम इसको vx1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ये vx1 वेलोसिटी जा रहा है, टकराएगा, टकरा के फिर वापस आएगा। ये लगातार से टकरा रहा है। ठीक है। तो टकराने में जब ये जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में वापस आएगा, फिर दोबारा कोलिजन करेगा तभी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। क्लियर। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। मतलब vx1 से अगर जा रहा है पहला मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में, तो vx1 से वापस भी आएगा, फिर vx1 से जाएगा, फिर vx1 से। ये पहला मॉलिक्यूल है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा?
एल। जब एक कोलिजन करेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, और जब दोबारा कोलिजन करेगा तब कितना होगा 2l। एल जाएगा फिर एल आएगा, दोबारा कोलिजन फिर से एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। तो जब टकराएगा तो इसके पास मोमेंटम होगा, कितना मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना मानेंगे हम, सबका m रहेगा, तो m इंटू वी एक्स1 वेलोसिटी से, मतलब मोमेंटम कितना होगा mv(x1), और उतना ही मोमेंटम से क्या होगा, ये ट्रांसफर करता है वॉल के लिए, तो उतना ही मोमेंटम इसको वापस मिलेगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम में चेंजेस डेल्टा पी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, माइनस अपोजिट आएगा, तो mv(x1) माइनस इनिशियल मोमेंटम mv(x1). भाई इक्वल मोमेंटम ट्रांसफर किया ना वॉल को, तो वही मोमेंटम से क्या होगा, रिटर्न भी उसको वापस करेगा। तो कितना चेंजेस आया, माइनस mv(x1) माइनस mv(x1), कितना आएगा माइनस 2mv(x1), माइनस 2mv(x1). इतना मोमेंटम में चेंजेस होगा, बोल होगा ना। तो हम टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, क्या लेंगे हम, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या लेंगे हम, ओनली मैग्नीट्यूड, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा पी आ जाएगा हमारा 2mv(x1) आ जाएगा। ये पहले मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम में इतना चेंजेस आएगा, है ना। आपने पढ़ा है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, पढ़ा है ना। तो फोर्स कितना अप्लाई होगा, फोर्स F इक्वल टू आप कहोगे, ये पहला फोर्स अप्लाई होगा F1, डेल्टा P1 मतलब पहले मॉलिक्यूल्स का अपॉन डेल्टा T टाइम। डेल्टा T कितना होगा यहां पे निकाल सकते हैं क्या हम लोग बच्चों, 2mv(x1) अपॉन डेल्टा T, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या टाइम टेकन निकाल सकते हो, मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा। देखो एक कोलिजन यहां पे हुआ, तो एक कोलिजन में जो मोमेंटम में चेंजेस आया उसमें टाइम कितना लगा, कैसे निकालोगी, बोलो। देखो एक मोमेंटम हुआ, अगर हमको एक कोलिजन का निकालना है तो हमें स्टार्टिंग समझना होगा, ऐसे आया, टकराया, वापस हुआ, तो जो नेक्स्ट कोलिजन होगा उसी को हम पहला एक कोलिजन मान लेते हैं, है ना। तो जब यहां से एक कोलिजन टकराया, यहां गया और यहां आया, एक कोलिजन, दो कोलिजन, तीन कोलिजन, मतलब जितना गया उतना आया, है कि नहीं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना होगा, देखो एक कोलिजन हुआ, अब नेक्स्ट कोलिजन कब होगा, पहले एल जाएगा फिर एल आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 2l, है कि नहीं। तो स्पीड कितना है vx1 है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 2l बाई क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा t, क्लियर। तो डेल्टा t कितना आ जाएगा हमारा 2l बाई vx1, ये वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे, बोलो कर देंगे ना। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट फोर्स कितना आएगा पहले मॉलिक्यूल से 2mv(x1) अपॉन क्या है यहाँ पे 2l बाई vx1, vx1 जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली फोर्स बाई फर्स्ट मॉलिक्यूल्स कितना आएगा mvx1 स्क्वायर बाई l। ये एक मॉलिक्यूल से इतना फोर्स अप्लाई होगा, बोलो एक मॉलिक्यूल से कितना आएगा, x डायरेक्शन में
mvx1 स्क्वायर बाई एल। बोलो क्लियर हुआ है तक? ये एक मॉलिक्यूल इतना फोर्स एग्जर्ट करता है। अब सोचो n मॉलिक्यूल्स हैं तब कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, है ना? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सभी का फोर्स हम निकाल के सबको ऐड करेंगे, है ना? तो दूसरे का फोर्स कितना होगा? यहाँ m बाई एल तो रहेगा ही, mvx2 हो जाएगा, mvx3 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सबका फोर्स निकाल सकते हैं ना अलग अलग। तो मैं इस साइड क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। कर दे इरेज, इस साइड इरेज कर दे। तो फटाफट नोट करिए बिना किसी देरी के। चलो इस साइड हम इरेज करते हैं। इसको देखते हुए हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स बाई एक्सर्टेड बाई सेकेंड मॉलिक्यूल। फोर्स एक्सर्टेड बाई सेकेंड मॉलिक्यूल वो कितना होगा? कहोगे F2 m बाई एल Vx2 स्क्वायर। सही है। सिमिलरली ऐसे थर्ड का निकालेंगे तो क्या होगा? m बाई एल Vx3 स्क्वायर, है ना? डॉट 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 डॉट, है ना? Fn निकालेंगे कितना हो जाएगा? m बाई एल Vxn स्क्वायर। तो टोटल फोर्स कितना पड़ रहा है पूरे एरिया पर, सबको ऐड कर देंगे। टोटल फोर्स F इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn। तो कितना आएगा? ये सब में m बाई एल कॉमन रहेगा बेटा ना, बोलो। तो कितना आएगा m बाई एल? बोलो जल्दी से। Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vxn स्क्वायर। सही है। क्या करें हम यहां मालूम है? इसमें अगर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे इसमें, तो कुछ नया टर्म मिल जाएगा हमें। इस साइड इरेज कर दे क्या? तो फोर्स कितना आएगा हमारा? फोर्स आ जाएगा m बाई एल, n से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस Vxn स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये आ जाएगा x डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी, और इसे हम कहेंगे Vx स्क्वायर। क्या कह देंगे? हाँ, इट इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा F इक्वल टू, आपने पढ़ा है ना इस चीज को, कितना होगा ये? Vx स्क्वायर हो जाएगा। बोलो Vx स्क्वायर। ठीक है। और Vx स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या पढ़ाया है? Vx स्क्वायर आपने पढ़ा है 1/3 V स्क्वायर बार, है ना? ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है आपका, तो आप इसे बार लिख सकते हो ऐसे, V स्क्वायर बार 1/3 V स्क्वायर बार। जो हमने रैंडमली V माना था वो क्या था आपका? मीन स्क्वायर वेलोसिटी था। उसका वेक्टर फॉर्म लिखे थे और हमने उसको इक्वल करके निकाला, तो यही मिला था ना 1/3 V स्क्वायर बार। तो यहाँ रख देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? फोर्स इक्वल टू 1/3 m बाई एल इंटू एन वी स्क्वायर बार। ये बना इक्वेशन नंबर, क्या बनेगा? सेकंड, थर्ड, सेकंड। तो फोर्स, टोटल फोर्स उस वॉल पे जिसका एरिया हमने ए मान रखा है उस पर फोर्स इतना मिलेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रेशर मिल जाएगा। मिल जाएगा ना प्रेशर?
इस साइड इरेज करें अब, इसको हम क्या करते हैं अब इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो प्रेशर exerted by gas molecules on the wall of vessel, pressure is equal to force upon area। तो प्रेशर हमारा आएगा कितना 1/3 mn v स्क्वायर बार बाई एरिया इंटू लेंथ। भाई एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली इसमें, और एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। भाई ये एरिया और ये लेंथ कितना हो जाएगा पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। तो बिकॉज एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, क्या है ये वॉल्यूम। तो प्रेशर इंटू प्रेशर इक्वल टू 1/3 mn बाई वी इंटू वी स्क्वायर बार, ये मिलेगा प्रेशर का फार्मूला, ठीक है ना। यही मिलेगा प्रेशर, कितना आएगा 1/3 mn वी स्क्वायर बार बाई वी। वॉल्यूम को हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 mn वी स्क्वायर बार, ये मिला हमें काइनेटिक इक्वेशन या प्रेशर का फार्मूला। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 mn वी स्क्वायर बार, ठीक है। वी स्क्वायर बार मतलब क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। क्लियर। प्रेशर इंटू वॉल्यूम 1/3 mn वी स्क्वायर बार। अगर हम मान लेते हैं 1 मोल गैस का मास कितना हो m, इफ मास ऑफ गैस इज कैपिटल M, m इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे m इंटू m। तो ये कितना आ जाएगा हमारा प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 m वी स्क्वायर बार। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 m वी स्क्वायर बार। ये भी फार्मूला अपने आप में है, कभी कभी इसका भी यूज कर लेते हैं। भाई n क्या है, एक मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और स्मॉल m क्या है एक मॉलिक्यूल का मास। तो टोटल गैस का मास कितना होगा m इंटू n। भाई मॉलिक्यूल्स कितने हैं n मॉलिक्यूल्स है, m का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे मॉलिक्यूल्स का मास मतलब गैस का मास निकल आया। यहाँ पे हमने कितना मोल गैस लिया था, 1 मोल गैस। कितनी मोल गैस, हाँ 1 मोल गैस का प्रेशर होता है 1/3 mn बाई कैपिटल V मतलब वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर बार। वी स्क्वायर बार क्या है यहाँ पे, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है ये, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन स्क्वायर मतलब सबके वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे फिर मीन लेंगे, ठीक है। जैसे कि Vx है, Vy है, Vz है, तीनों का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये क्लियर। तो यही था गैस के प्रेशर के बारे में, ठीक है। अब इसमें हमको एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है, तो हेडिंग लगा दीजिए आप लोग। अब जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये सब बताया किसने था मालूम है, 2 साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन और
और किसने दिया था? मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, दो साइंटिस्टों ने मिल करके ये काइनेटिक थ्योरी दे डाली कि भाई आइडियल गैस ये है, ये सब उसके अजम्पशंस हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है ना। तो कुछ गैसों में कुछ हद तक ये प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम गैस में नहीं मिलेगी। मतलब जो गैस 95% तक अगर वो प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही है तो हम उसे लगभग क्या मान लेंगे? आइडियल गैस मान लेते हैं। यही है, ठीक। तो इसके बारे में लिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो जाएगा लिखने में और थोड़ा सा लंबा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके आगे हम जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे को आप सबको आना है, हम भी आएंगे, पढ़ाएंगे आगे, फिर इसमें जो कुछ बचा रहेगा फिर उस दिन आगे और खींचेंगे, ठीक है। ओके, तो आज इस क्लास में इतना ही, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।